नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जिनका भी यूपी पुलिस का री एग्जाम अभी होने वाला है, वो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से सभी कर रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। बाकी हम अब से पहले यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन हम इस सीरीज में देख रहे हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 21 जनवरी 2019 के शिफ्ट नंबर 2 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसके मैथ का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है? दिया है रिटेलर बॉट 7 आर्टिकल्स फॉर ₹10 ईच, 9 आर्टिकल्स फॉर ₹11, 14 articles for ₹15 each. Find the selling price per article if the profit is supposed to be 20% of the average cost price. क्या पूछा है? पूछा है कि एक व्यक्ति ने 7 वस्तुएं प्रत्येक 10 के हिसाब से, 9 वस्तुएं प्रत्येक 11 के हिसाब से और 14 वस्तुएं प्रत्येक 15 के हिसाब से खरीदी। ठीक है, देखो जरा, 7 वस्तु खरीदी, एक वस्तु का रेट 10 रुपए का है, तो भाई ये क्या है? ये है आइटम्स, ये क्या है? ये है रेट, और ये क्या है? ये है अमाउंट। ठीक है, अब मुझे बताइए 7 आर्टिकल 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के हो गए? 70 रुपए के हो गए। अगर मैं बात करता हूं 9 वस्तुओं की, तो 9 वस्तुएं कितने में खरीदी होंगी? 15 निम्मा 135 रुपए की। ठीक है, और फिर बोला है 9 वस्तुएं 11 के हिसाब से खरीदी। भाई 11 के हिसाब से खरीदी, तो 11 नंबर 99 रुपए में खरीद ली होंगी। उसके बाद 14 वस्तुएं खरीदी है 15 रुपए के हिसाब से, तो 15 के हिसाब से 14 वस्तु खरीदे, 15 चौका 60 और 15 कम 15 और 6 हो गया 21। देखिए, कुल मिलाकर कुल कितने आर्टिकल खरीदे गए हैं? तो 7 दूनी 14, 7 21 और 9 30। 30 आइटम खरीदे, कितने रुपए में खरीदे? जोड़ लेंगे, 9 और 1 10, 7 17, 379 रुपए में खरीदे। 30 आइटम 379 में खरीदे। बोला है अगर प्रत्येक को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य बताइए किसी एक का। देखो, मैं देख लेता हूं, अगर 30 379 खरीदे हैं तो एक कितने में खरीदता? तो आप कहेंगे एक खरीदता जी 379 बटे में 30। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया, है ना, लागत मूल्य आ गया। इसे बेचा कितने पर है? 20% प्रॉफिट पर। तो 20% का मतलब क्या? 120% में बेच दिया। 100% के आइटम को 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? 120% में बेच दिया। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दी, 3 से गया, 3 चौक 12, 4 पर। अब कर लो भाई गुणा, 4 नम 36 और 4 सत्ते 28 31 और 4 तिया 12 और 3 15। बटे में क्या है? बटे में 100 है। कितना आ जाएगा? 15.16। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्या हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी बिल्कुल सही इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसका क्या आंसर होगा। क्या दिया है? दिया है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और ए और सी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा है। यानी ए और बी, बी और सी और डी का हमें काम दे रखा, कितने कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है कि अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखो ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं? तो 12 दिन में। अगर मैं बी और सी की बात करता हूं तो ये कितने दिन में करते हैं जी? 16 दिन में। और क्या दिया है? दिया है ए और सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम को खत्म
कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता। क्षमता निकालने के लिए हम इनका मल्टीपल या एलसीएम लेंगे। 12, 16, 24 का एलसीएम ले लिया हमने 48। कितने पर जाएगा, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि ए और बी मिलकर दो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 2 काम करते हैं। मैं इन सभी को क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अगर हम जोड़ें तो हमने 2 को बाहर कॉमन लिया। क्यों लिया, क्योंकि एक बार ए यहाँ है, एक बार ए यहाँ है, 2 बार ए हो गया। ऐसे ही 2 बार बी हो गया, ऐसे ही 2 बार सी हो गया। अगर हम देखें तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 और 3 7 और 2 9 काम करते हैं। बात क्लियर है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 9/2। ये एक दिन का काम है। कितने दिन का काम है, एक दिन का। कौन कौन करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं। कुल काम कितना है, तो हमसे टाइम पूछा, टाइम क्या हो गया, कुल काम कितना है बटे में एफिशिएंसी। तो आप कहेंगे जी टोटल काम 48 है। कितने को किसको करना है, ए बी सी तीनों को करना है। एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2। तो इसमें हम भाग कर देंगे किससे, 9/2 से। तो बट्टे का 2 ऊपर आ जाएगा गुणा में, कर लीजिए। कितना हो गया अभी, ये हो गया आपका 2 8 16, 2 चौक 98, 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 6 ना जाने की 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 9 छिक्का 54, 10.6, 10.6। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। बात क्लियर है। हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से तीनों की क्षमता निकाली, फिर हमने देखा कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो पता चला 9/2 काम करते हैं। काम करना कितना है टोटल, 48 काम करना है। 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 10.67 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसे बताइए। बिल्कुल रियल लाइफ से जोड़ते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्या पूछा है, क्या क्या दिया है समझने जरा। क्या दिया है क्वेश्चन में, बोला है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। कितने घंटे में करता है, 5 घंटे में। वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो मैंने मान लिया उसने पहला भाग यानी यस समझो, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, हमने इसे बीचों से आधा कर दिया। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एक्स मान ली। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एक्स मान ली। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब क्या हुआ कि टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बात क्लियर है। अब मुझे बताओ दूरी कितनी है, मैंने ये मान लिया जी एक्स दूरी है। अब अगर उसने एक्स दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तो ये टाइम आ गया एक, है ना। आधी दूरी को तय करने का ये टाइम आ गया। बाकी बची हुई आधी दूरी भी कितनी है, एक्स है। ये कितनी रफ्तार से चली है, ये चली है भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कुल समय कितना लगा, 5 घंटे। यही तो हुआ है। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ले लो भाई इनका क्या एलसीएम, 21 और 24 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितने पर भेज दो, 3 से भेज दो। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, गुणा कर लो। यानी ये आ गया 8 तिया 24
गुणा 7, 7 या 21 गुणा 8, ये इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया? एलसीएम आ गया भाई 3 गुणा में 7 गुणा में 8, मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये क्या है? एलसीएम। 21 से जब हम भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8x। 24 से हम भाग करेंगे तो 8 से 24 कितना आएगा? 7x। बात क्लियर है? 8 से 24, 7 से 21, 8 आ गया। ठीक है, बराबर में क्या है? 5। 8 और 7 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 15x। बटे में उधर जाएगा तो गुणा में पहुंचेगा, यानी 5 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 8। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 से 3 खत्म हो गया। x बराबर कितना आ गया? 8 सत्ते 56 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया भाई? 56 किलोमीटर आ गया। x आया, यानी ये अभी जो आई है यहाँ तक की दूरी आई है, आधी दूरी आई है। पूछा क्या है? यात्रा की गई कुल दूरी, तो आधी ये 56 है और आधी यही, ये भी 56 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 112 किलोमीटर ये दूरी निकल कर आ गई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाना है। बात क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़े। आराम समझ में आ गया होगा, दोबारा समझो। हमें पता है, क्या पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। दूरी क्या चली? उसने पहले x चली, किस स्पीड से चली? 21 के हिसाब से। ठीक, फिर उसने x दूरी चली 24 के हिसाब से, तो कुल मिलाकर टाइम कितना आया? 5 घंटे। ये भी क्या है? टाइम, और ये भी क्या है? टाइम। ठीक है, मैंने 21 और 24 का एलसीएम लिया तो ये आ गया भाई 3 गुणा 7 गुणा 8। मैंने गुणा नहीं की क्योंकि बाद में फिर काटना पड़ता। ठीक है, 21 से हम भाग करेंगे तो 7 से 21 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 8 में x गुणा किया 8x आ गया। बात समझ में आ गई हुई? ऐसे 24 से 8 या 24 खत्म हो गया, 7 बच जाएगा। जोड़ा तो 15x बराबर कितना आ गया? 5 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 8। काटा पीटी की, x की वैल्यू 56 आ गई। 56 दूनी 112 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बताइए। क्या दिया है? 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 5:6 है। ठीक है भाई, 2 ट्रेन है, एक की स्पीड 1 है, एक की स्पीड 2। कितनी दे रखी है? 5:6। ठीक है, दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी ट्रेन कौन सी? ये वाली। क्या बोला है? दूसरी ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है 450 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 5 घंटे। हम यहां से स्पीड निकाल लेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई 450 बटे में कितना? 5 घंटे। काटा तो कितने पड़ जाएगा? 5 नाम 45, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई, है ना। सेकंड वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर। रेशियो में कितनी दे रखी? 6। इसका मतलब 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। पूछा क्या है हमसे? पहले ट्रेन की गति पूछी है। 6 अगर 90 के बराबर है तो पहले की ट्रेन की गति तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? भाई देखो 6 में गुणा करी हमने 15 की, तो 15 छक्का 90 हो गया। ऐसे ही यहाँ भी कितने गुना हो जाएगा? 15 गुना हो जाएगा। 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। 75 किलोमीटर पर आवर की इसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। ठीक है भाई, बात बिल्कुल क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो ये बताओ, क्या होगा भाई इसका आंसर? बड़े प्यार से समझना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन क्या है? दिया है एक आयताकार भूखंड की लंबाई, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स ब्रीथ, यानी इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। क्या? लंबाई। लंबाई और चौड़ाई का अगर हम रेशियो देखें
क्या बोला है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है। यानी अगर इसकी ब्रेथ 1 है तो इसकी लंबाई क्या है, 3 है, 3 गुना हो गई। बात क्लियर है। प्लॉट का क्षेत्रफल हमसे दिया हुआ है, पूछा है इसका परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल हमने मान लिया भाई इसकी लंबाई 3x है, चौड़ाई 1x है। हम जानते हैं वी नो डेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। लंबाई हमने मान ली इसकी 3x, चौड़ाई हमने मान ली इसकी 1x। कितने दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है भाई 668 वर्ग मीटर। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 में x की मल्टीप्लाई किया भाई, ये 3x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 768। 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 3 से काट लें भाई, 8 7 15, हाँ कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यानी x स्क्वायर कितना आ गया, 256 आ गया। भाई इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और हमें पता है कि 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 16x यानी 16 गुणा 3, इसका मतलब 48 मीटर है। बात बिल्कुल सीधी सी है। ठीक है, पूछा क्या है, हमसे पूछा है परिमाप, और हम जानते हैं क्या होता है एक रेक्टेंगल का परिमीटर। भाई आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। यानी 2, लंबाई कितनी निकल गई 48, और चौड़ाई कितनी है 16, कर देंगे 48 और 16 कितना हो जाएगा 64, 64, 64 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 128 मीटर आ गया। इसका मतलब 128 मीटर इज द परम सत्य आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। छोटी सी बात है यहाँ पर है, जो मेन पॉइंट वो दिया हुआ ये कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, यानी लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई 3x है। यहीं से बात बन जानी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दिया है, दिया है एक 3 अंक की संख्या ABC है। ठीक है, जहां A 100वें स्थान पर है, B 10वें पर है, C इकाई स्थान पर है। इसे ABC के रूप में पुनः लिखा जाता है और इसे 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है। क्या होगा परिणाम। देखो कोई नंबर है दिया हुआ ABC, ठीक है, ये हमसे बोला है कि A 100वें स्थान पर है, B 10वें पर है, C इकाई पर है। इसे रिपीट कर दिया, दोबारा ABC लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे ऐसे, जैसे मैंने लिखा 3 5 7, एक नंबर ये हो गया, फिर इसे दोबारा रिपीट कर दिया 3 5 7। ठीक है, इस कंडीशन में फिर बोला है कि इसे 7, 11 और 13 के एलसीएम से भाग किया जाता है। तो देखो 7, 11 और 13 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, वो होगा 1001। ठीक है, गुणा कर लो, 13 छत्ते 91, 91 में 11 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी हम इस संख्या को 1001 से भाग करेंगे, जब भी कोई संख्या 3 अंक रिपीट हो रहे हो और 1001 से हम भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 357 ही आ जाएगा, है ना। यानी वही नंबर आ जाएंगे जो नंबर रिपीट हुआ था। क्या नंबर रिपीट हुआ था, ABC, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी बात, याद रखना जब भी कोई नंबर इस तरह से रिपीट हो रहा हो और अगर हम उसे 1001 से भाग करेंगे तो वो सिंगल आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप भाग करना चाहें तो भाग करके देख लो कैसे करेंगे।
मैंने बोला 3 पर गया, 3 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3003, माइनस कर लो, 0 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, उतार के लिया मैंने 5। अब कितने पर गया, 5 पर। 5 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000, 5 0 0 7 0। अब क्या उतार लेंगे, फिर 7 उतार लेंगे, कितने पर जाएगा, 7 पर। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कट गया पूरा पूरा। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। जब भी 3 नंबर अगर एक बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें हम 1001 से भाग करेंगे तो वो नंबर सिंगल टाइम में आ जाएगा। याद रखना इस बात को। इसको बताओ, कहानी सुनो, बताओ भाई, जुबानी सुनो। एक 5 अंक की संख्या, एक संख्या है भाई 5 अंकों की, क्या दे रखी है संख्या, 247x8, 44 से विभाज्य है, तो कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है। देखो 44 से विभाज्य है का मतलब है कि वो संख्या 11 चौक 44, यानी 11 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। किससे कटेगी भाई, 11 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। 4 से कटने का रूल क्या है, एक लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब अगर लास्ट में 28 लिखा हुआ होता तब भी 4 से कट जाती है ना। 38 तो नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा, और कटा है कुछ, 68 नहीं कटेगा, 88 कट जाएगा। यानी अगर हम 4 से कटने की बात करें तो हमारे सामने 3 कंडीशन निकल के आ रही हैं। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी और 8 भी, और हमारे पास ऑप्शन में 2 भी है और 4 भी है। तो यहां से तो बात नहीं बनेगी, इतना तो क्लियर हो गया हमें। अगर तुक्का फिट करेंगे तो ऑप्शन या तो बी होगा या ऑप्शन डी होगा, 3 या 1 तो होगा नहीं। ये तो बात यहां से क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। हमें पता है, क्या पता है, अगर मैं इसको 2 मान लूं थोड़ी देर के लिए, समझो या मत मानो, हमें पता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 हो, वो संख्या किससे कट जाती है, 11 से कट जाती है। जोड़ लो, 8 और 7 15 और 2 कितना हो गया, 17, और ये कितना हो गया, 4 + x बराबर कितना आए, 0 आए या फिर 11 आए। ठीक है, 0 आए या फिर 11 आए। एक काम करो, हमने इसे ब्रैकेट को ओपन कर लिया, 17 - 4 - x बराबर 0 या 11। ठीक है, 17 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, -x बराबर 11। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 में से 11 माइनस कर दिया, 2 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने में थोड़ा हमें टाइम लग रहा है। अगर हमें ऑप्शन वाइज कर लेते, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि इसका ऑप्शन या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, है ना। और हम यहाँ पे क्या करते, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 4 7 2 8 ये नंबर लिख लिया। हमें पता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 या 0 होना चाहिए। मैंने जोड़ा 8 और 7 15 और 2 17, 17 और ये कितना हो गया 6, 17 में 6 माइनस किया 11 आ गया, बात बन रही है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना करने में टाइम लगेगा, इतना करने में टाइम नहीं लगेगा। बात क्लियर है, ठीक है, मैं यही समझाना चाहता था। आगे देखिए, कहानी सुनो, क्या दिया है, दिया है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, और फिर परिणाम का भी वर्गमूल ज्ञात करो। है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड द देन फाइंड द रिजल्ट्स स्क्वायर रूट। पहले भाई 256 का वर्गमूल निकाल लो। 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो सभी को पता है कि 16 होता है। ठीक है,
फिर बोला 16 का वर्गमूल। ठीक है भाई, 16 का भी वर्गमूल निकाल लो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि इन दोनों के वर्गमूल का गुणनफल, गुणा कर दो भाई, दोनों की गुणा की कितना हो गया, 16 चौका 64 आ गया। और फिर उसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल। अब 64 का फिर स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा, 8 8 64 यानी 8 आ जाएगा। 8 का मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने की बात है ना। किसका वर्गमूल किस में गुणा कराइए, किसके वर्गमूल की, और कितना वर्गमूल निकालना। ठीक है, चलो ये बताइए। यह है क्या, दे रखा है 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी। कुर्सी है और मेज है, ठीक है भाई, 2 कुर्सी है और एक मेज है, इन दोनों को कितने में खरीद लिया, 170 रुपये में खरीद लिया। 5 कुर्सी और 4 मेज को 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लो, क्या करेंगे। हमने मान लिया कि 2 कुर्सी और एक टेबल का मूल्य कितना है, दोनों का 170 रुपये। उसके बाद क्या दिया है कि 5 चेयर और 4 टेबल का मूल्य कितना दे रखा है, 530 रुपये। ठीक है, पूछा है हमसे एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी कौन सी है, ये रही। तो एक काम करते हैं, हम इन्हें माइनस कर लेते, टेबल को बराबर बना के। देखो यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर 4 टेबल है। एक मैंने ऊपर 4 से गुणा की तो कितना हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं। 4 से गुणा की तो 4C प्लस 4T इज इक्वल 70 चौका 68। क्या कर दो, माइनस कर दो। इन्हें मैंने माइनस किया, ये तो कट गया। ठीक है, 5C में से 4C माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1C आ जाएगा। इसे माइनस कर लो, कितना आएगा, 0 5 1, यानी एक कुर्सी कितने की है, 150 रुपये की है। 4 दूनी 8, अच्छा कितना आएगा, 8C। 8 में से 5 गए तो 3C। सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 बटे में 3, 5 या 15, यानी एक कुर्सी कितने की आ गई, 50 रुपये की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे चले, इसे देखो। बड़े आराम से समझना वो क्या क्या कह रहा। क्या क्या हुआ है, एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपये 53 पैसे हैं। ठीक है, उसने 67 रुपये 14 पैसे जमा किए और 70 रुपये 16 पैसे फिर निकाल लिए। अब पूछा उसके पास कितने रुपए होंगे। कितने रुपए थे उसके पास पहले, 90 रुपये 53 पैसे। अब एक्स दोबारा बैंक गया और उसने 67 रुपये 14 पैसे जमा कर दिए, यानी 67.14 रुपये इसने इसमें डाल दिए, जमा कर दिए। अब कितने हो गए बैंक में, जोड़ लो। 4 और 3 7, 5 और 1 6 हो गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 15 आ गया। फिर क्या किया है इसने, 70 रुपये 16 पैसे निकाल लिए। तो भाई 17.16 रुपये निकाल दो। 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 7 बच गया, और 8 7 15, यहाँ से 8 बच गया। 87.51, 5 1। ऑप्शन 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 बी, 87.51 रुपये अब इसके बैंक में अवेलेबल हैं। ठीक है भाई, किसी को निकालने हो तो निकाल लेना। देखो
क्या होगा इसका आंसर, इसे बताओ। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। कैसे कैसे दिया है, बोला है कि 2 है और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, छोटी संख्या पूछी है, मैंने माना जी ये पहली वाली संख्या छोटी है, एक्स मान ली। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पहली का 2 गुना है और 2 गुने से भी 2 अधिक है, तो ये क्या होगी भाई, दूसरी संख्या होगी। बात क्लियर है? ठीक है, छोटी संख्या पूछी है, हम जानते हैं पहली संख्या का गुणनफल दूसरी के साथ बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम, होता है। ठीक है, पहली संख्या क्या होगी, x होगी, इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, 2x प्लस 2 के साथ। एलसीएम 2 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है भाई, 72, यानी कि 72 दे रखा है। गुणा ही तो है, कितना हो गया, x में 2x गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 2x, और बराबर कितना हो गया 2 गुणा 72। एक काम कर लो, देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 कॉमन है, 2 से मैंने बाहर निकाल दिया, 2 से कट गए 2, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 72 को धर लिया माइनस 72 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, 72 को ऐसा तोड़ो कि जोड़े या घटाएं तो 1 आ जाए, गुणा करें तो 72 आ जाए। हमें पता है क्या होता है, 9 अट्ठे 72, अगर मैं 9 में से 8 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। ठीक है ना, 8 में 9 में से 8 गया तो एक ही x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बच गया अंदर, अंदर बच गया x प्लस में 9, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया x प्लस में 9 बराबर 0। गुणनखंड बन गए, क्या क्या बने गुणनखंड, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 8 एक में आ गया। ठीक है, आपको याद होगा 7th या 8th क्लास में हम इन क्वेश्चन को करते थे इस टाइप का। क्या करते फिर कि भाई यदि x प्लस 9 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 9 आ गया, अब नंबर तो माइनस का होगा ना। ठीक है, इसे तो हटा दो। दूसरा क्या दिया है, दूसरा आया जी x माइनस 8, अगर x माइनस 8 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, यानी छोटी संख्या हमने x मानी थी, x की वैल्यू हमें मिल गई 8, और 8 ही इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, इसको बताओ, सुनो जुबानी सुनो, क्या दे रखा है, दे रखा है 40% ऑफ 120% ऑफ 80% ऑफ 750, 750 का 40% का 120% का 80%, यही तो है, बस सॉल्व कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, काट लो। 5 से गया 15 पर, 15 पंजे 75, 5 से गया 20 पर। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, क्या बचा भाई, 3 गुणा 12 गुणा 8 बच गया, 3 यहाँ से बच गया, 12 यहाँ से बच गया, 8 यहाँ से बच गया, गुणा कर लो। 8 तिया 24, 12 गुणा 12 गुणा 2, 12 12 144 का आधा, 2 144 का डबल करेंगे तो 288 आ जाएगा। भाई तीनों गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मैंने क्या किया, गुणा करने के लिए मैंने ये सोचा कि ये तो 12 है,
और ये बन रहा 8। समझना ये क्यों कर रहा हूँ मैं से, 12 है और ये हो गया 8 या 24। तो मेरे दिमाग में एक बात आई अचानक से, यार 12 गुणा 2 भी तो इसका एक ही मतलब है, क्योंकि 12 दूनी 24 ही होता है। और मुझे पता है कि 12 में 12 गुणा करते हैं तो 144 होता है। उसके बाद 2 का गुणा करना बड़ा ही आसान है। अगर मैं 24 की 12 में गुणा करने बैठूं तो शायद टाइम लगता, लेकिन हमें पता है 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144 होता है, और 144 का डबल करेंगे तो 288 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आ गई ना? हाँ? बोल दो ना जरा, आ गई नहीं आई? ये बताओ। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई थी, कितने में खरीदी थी? 300 में। 50 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए, ठीक है। 300 में खरीदी, 50 इसकी मरम्मत में लगा दिए, कुल मिलाकर अपने घर पे 350 रुपये में आके पड़ी। कॉस्ट प्राइस है ये। बात क्लियर है? इसके लिए भुगतान किया गया था, ठीक है, और इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना था, जो कि लागत मूल्य का 110% है। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या गड़बड़ है? दिया है, इफ एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹300 एंड अ रिपेयरिंग चार्ज फॉर ₹50 वॉज पेड फॉर इट एंड इट इज सपोज टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस which is 110% of the cost price, find the required selling price। समझो जरा बात को। इन्होंने क्या किया, इस जो 350 रुपये का आइटम था, इस पर अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना डाल दिया? 110% बढ़ाकर डाल दिया। कॉस्ट प्राइस का 110% डाल दिया, ठीक है। अब इनके हिसाब से ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर इसको अंकित मूल्य पर चाहिए 20% लाभ। अगर 20% लाभ पर बेचना है तो इसका मतलब इसे 120% में बेचना पड़ेगा। यही क्या है इसका? बस सेलिंग प्राइस है। यही क्या है इसका? सेलिंग प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस यहां तक बना, मार्क प्राइस पे 20% प्रॉफिट ये ले लिया, तो क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया। फिर ये विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कर लो भाई। कितनी जीरो गई? 1 2 3, 1 2 3, तो जीरो खत्म होगी। अब कटेगा ही, किसी पे कट जाएगा। देखो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, ठीक है। 7 छंग 42 गुणा 11, और जब 11 की हम गुणा करते हैं तो दोनों अंकों को दूर दूर लिखो और दोनों का जोड़ लिख दो बीच में। 4 और 2 6। इन दोनों को पहले हटा के लिखो और दोनों का जोड़ लिख दो बीच में। 462 आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, कितना आ गया? 462 आ गया। ठीक है भाई, चलो ये बताओ। What is the applicable total percentage discount of applied when two successive discounts of 20% and 10%? 10% और 20% का क्रमिक डिस्काउंट यानी कि छूट किस एकल छूट के बराबर है, ये हमसे पूछा है। देखो, याद रखना, यहाँ पर लगाएंगे हम सक्सेसिव, और सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यानी पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट गुणा दूसरा डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 20 और 10 कितना हो गया? 30, माइनस करा 2 एकम 2, यानी 28 इसका आंसर उड़ता हुआ आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तरीका। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 देखो। देखो 20% का मतलब क्या? 20 पंजे 100 यानी 1/5, यानी जो 5 रुपए का आइटम था वो कितने में बेच दिया? वो 4 में बेच दिया, एक का डिस्काउंट करा ना।
10% का मतलब क्या, 1/10, यानी जो 10 रुपए का आइटम था उसे कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया। अब देखो इनकी कर लेंगे गुणा, या काट लो, कट जाए तो, कट रहा है ऐसे काट लो क्रॉस, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अब कर लो 5 पंजे 25, और ये कितना का, 9 दूनी 18, ठीक है। यानी 25 रुपए का जो आइटम है वो कितने में बेच दिया, 18 में बेच दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो आप कहेंगे 7, 5 और 2 7 रुपए का। ये 7 रुपए का डिस्काउंट कितने पर दिया, 25 पर दिया। परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 7 चौक 28, अभी भी इसका वही आंसर आ जाएगा। 28 इसके लिए अभी भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे बताओ। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन। जाना 5 साल की अवधि में 1000 रुपए मूलधन पर साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त हुआ, तो ब्याज दर हमसे पूछी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। PRT का मतलब प्राइमरी टीचर यहां पर नहीं है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज अभी 440 रुपए, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो आपका है 1000 रुपये। दर हमसे पूछी है, समय हमें 5 साल दिया है, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, कितने पर आएगा भाई, आर बराबर हो गया 44/5, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 8.8% पर एनम इसका ब्याज आ गया, रेट आ गया। ऑप्शन सी सही हो जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, इसे बताओ। वह समय ज्ञात कीजिए, फाइंड द टाइम ऑफ विच कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की यहाँ पर बात चल रही है, 331 वाज जनरेटेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹100 एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए मूलधन पर उत्पन्न हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितना मूलधन है, मूलधन है 10,000, सॉरी 1000। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें एक फॉर्मूला होता है जो होता है मिश्रधन, यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 द पावर ऑफ n, यानी टाइम, यही तो होता है मिश्रधन। अच्छा, हमें इंटरेस्ट कितना दिया है इन्होंने, तो 331 रुपए का आंसर आया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, यानी 1000 और 331 यानी 1331 तो हो गया मिश्रधन। मूलधन दे रखा है 1000 प्लस दर हमें दे रखी है कितनी, 10%, बटे में आ गया 100, टाइम हमसे पूछा है, 0 से 0 खत्म। देखो 1000 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 1331 बटे में 1000 बराबर कितना आ गया, 10 से कम 10 और 1 11/10, 10 इसकी पावर कितनी है n, हमें इसको भी ऐसी ही फॉर्म में तोड़ना, 1331 बटे 1000 को इसी वाली फॉर्म में तोड़ना, घात बनानी है। तो 1331 क्या होता है, 1331 होता है 11 की पावर 3 और 1000 होता है 10 की पावर 3, तो क्या हो गया, ये आ गया ये 11 की पावर 3 और इधर भी 11 की पावर n। जब हमारे आधार समान हो तो हम क्या कर लेते हैं, घात को तुलना कर लेते हैं, n बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, इसका मतलब 3 साल का समय हो जाएगा, ऑप्शन
4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 3 years इज द सही आंसर। ठीक है भाई, चलिए। ये बताओ। यस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्वेश्चन कहना चाहता है और क्या इसकी भावनाएं हैं। 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, और तीनों का जो प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है, ए, बी और सी। रेशियो क्या दिया है? 4, 5 और 6 का रेशियो दिया है। अनुपात में साझा किया। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए से 200 रुपये अधिक है, सी का हिस्सा ए से कितना अधिक है जी? आप कहेंगे यहां पर देखने में तो 2 दिख रहा हमें, क्वेश्चन कह रहा 200 अधिक है। ठीक है, तो उनके द्वारा उत्पन्न कुल लाभ ज्ञात करो। देखो, यहां से हमने अंतर देखा, 4 से 6 कितना अधिक है? 2 अधिक है। वहां बोला है 200 अधिक है, यानी 2 किसके बराबर हो गए? 200। ठीक है, कुल लाभ पूछा है तो यहाँ रेशियो हम देखेंगे कुल लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 6 और 4 10 और 5 15। 2 200 के बराबर है तो 15 किसके बराबर होगा? ये कितना भाई? 2 का ये 100 गुना है, 15 का भी ये कितना होगा? ये 100 गुना हो जाएगा। 1500 रुपये इसके लिए सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आप बांटने की बात है तो बांट भी दोगे, तो हमें पता चल गया 2 अगर 200 के बराबर है तो 1 तो 100 के बराबर है। यानी इसके हिस्से में आए 400 रुपये, इसके हिस्से में आए 500 रुपये, इसके हिस्से में आए 600 रुपये। ठीक है, जोड़ के देखो 1500 भी हो गए, और इसके बीच में 200 का अंतर भी है। ठीक है ना? चलिए, इसको बताओ भाई। 3 साझेदार हैं, ए बी सी ने कुल लाभ को 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। एक नया भागीदार यानी डी आया और उसने ए और सी, कौन कौन? ए और सी के आधे शेयर ले लिए। यदि डी का लाभ का हिस्सा अब 100 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? कुछ ना करना, आराम से समझो जरा। ए बी सी तीनों का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। अब क्या हुआ? डी आया, डी बोला भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी है ना, लेकिन मैं भी हिस्सा लूंगा। इसने क्या किया? आधे तो ए से ले लिए और आधे किससे ले लिए? सी से ले लिए। यानी 2 का आधा 1 तो ए से ले लिया, 4 का आधा 2 सी से ले लिए, कुल मिला के इसने 3 ले लिए। कितने ले लिए? 3 ले लिए। 3 शेयर इसने ले लिए, 3 शेयर के साथ किसको प्रॉफिट मिलेगा? प्रॉफिट मिला 100। कितना मिला है? 100। अब मुझे बताओ, ये 3 किसके बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया। ठीक है, 3 किसके बराबर है? 100 के। कुछ गड़बड़ है क्या? कुल लाभ पूछा, कुल लाभ कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। 3 100 के बराबर हो गया। ये कितने हो गए? 3 और 2 5 और 4 9 हो गया। 3 100 के बराबर तो 9 किसके बराबर हो गया? हमसे पूछा। 100/3 गुणा में कितना आ गया? 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 में 100 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आंसर आ जाएगा।
300 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को रखते हैं यहीं तक। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।